हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 जो है गवर्नमेंट बजट। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन पे सीधा चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक आता है, वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बजट। आखिर बजट होता क्या है? तो देखो, बजट क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमें बताती है कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रिसीव और एक्सपेंडिचर के बारे में, कि गवर्नमेंट कितना अनुमान लगा के चल रही है कि एक साल के अंदर अंदर कंट्री में जो भी एक्टिविटी होंगी उनमें गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाली है और गवर्नमेंट को रिटर्न में कितनी रिसिप्ट आएगी। रिसिप्ट आने को आप ऐसे समझ सकते हो कि गवर्नमेंट को कितना पैसा रिसीव होगा। ये क्या बताता है? हमारा बजट एक ऐसी स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रिसिप्ट, यानी कि एक्सपेक्टेड रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट को कितना पैसा आएगा, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के बारे में हमें नॉलेज देता है कि एक साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाली है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वर्ड आ रहा है ना, इसको प्लीज जरूर याद रखना। अगर आपने डेफिनेशन में एक्सपेक्टेड वर्ड नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो बजट और क्या बताता है। बजट रिवील करता है बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, यानी कि बजट हमें मदद करता है गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव को स्टडी करने में। सबसे पहला क्या है? ग्रोथ और एक स्टेबिलिटी, की गवर्नमेंट को कंट्री में क्या चाहिए? ग्रोथ भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब अगर हमारी एकदम से ग्रोथ हो रही है तो काफी टाइम तक स्टेबल रहे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अगर एकदम से ग्रो हुए तो अगले ही दिन हम डाउन आ गए बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं होनी चाहिए, मतलब ग्रोथ भी चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, बजट अनफोल्ड करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ पास्ट 1 ईयर एंड नेक्स्ट 1 ईयर। अब देखो, गवर्नमेंट बजट जो भी आता है ना, वो हमें ये तो बताता है कि एक साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट कितना अनुमान कर रही है कि उन्हें कितनी रिसिप्ट आएगी और गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी। एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के बारे में तो बताता है, बट बजट हमें ये भी बताता है कि पिछले साल गवर्नमेंट ने कितना खर्चा करा और कितनी रिसिप्ट गवर्नमेंट को रिसीव हुई है। ठीक है बच्चों, तो गवर्नमेंट बजट बजट हमें दो चीजें बताएगा कि पास्ट 1 ईयर में हमने क्या क्या किया और नेक्स्ट 1 ईयर में हम क्या क्या अनुमान कर रहे हैं करने का। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो, बजट इंट्रोड्यूस कब होता है? फर्स्ट फरवरी ऑफ एवरी ईयर। याद रखना है, उसमें एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। ये होता है आपका बजट। बस आपको क्या याद रखना है? एक्सपेक्टेड वर्ड को जरूर याद रखना है। बजट का बताता है एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इतना क्लियर सब बच्चों को। अब बात करते हैं गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। देखो, आखिर बजट लाया क्यों जा रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है जीडीपी ग्रोथ, कि हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब होता है हमारी कंट्री के जो संसाधन है उन्हें बांटना। अब देखो, गवर्नमेंट चाहती है कंट्री में ग्रोथ हो, बट गवर्नमेंट चाहती है जो ग्रोथ हो रही है ना, उससे हमारी सोसाइटी को कुछ हार्म भी ना पहुंचे। फॉर एग्जांपल देखना, जितने कंट्री में जितने भी ऐसे बिजनेस हैं, अल्कोहलिक हो गया, स्मोकिंग हो गया, या सिगरेट वगैरह के जो भी बिजनेस हैं, ये सारे बिजनेसेस प्रॉफिट तो बहुत देते हैं, इनमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, बट ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे जो बिजनेस है जो सोसाइटी को हार्म पहुंचाते हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाती है, क्योंकि उनसे प्रॉफिट भी अच्छा, क्योंकि वो प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमाते हैं। एंड वहां से जो टैक्स कलेक्ट होता है फिर वो स्मॉल बिजनेसेस या बाकी बिजनेसेस को एज अ सब्सिडी प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारी कंट्री में सोशल वेलफेयर भी हो। गवर्नमेंट ने सब्सिडी देकर सोशल वेलफेयर कर दिया, और जो बिजनेसेस सोसाइटी को हार्म पहुंचाते हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करके क्या करा, उन्होंने रिसोर्सेज को कलेक्ट करा और दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करा। इतना क्लियर सब बच्चों को? ठीक है। अब देखो, तीसरा आता है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड। देखो, सबसे पहले बात आती है पब्लिक गुड्स। कौन से गुड्स होते हैं? पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिन पे सोसाइटी का कलेक्टिव कंट्रोल होता है, किसी एक पर्सन का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गई, या सोसाइटी में देखा हमने पार्क वगैरह बने होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल जैसे शमशान घाट हो गया, तो ये सब चीजें क्या होती है ना, ये ऐसी चीज होती है जिस पे पूरी जितने भी लोग हैं सबका इक्वली कंट्रोल होता है, मतलब इक्वली हक होता है, किसी एक पर्सन का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्या होता है ना, गवर्नमेंट अपने बजट में ये भी इंश्योर करती है कि जो ऐसे गुड्स हैं उन पे भी खर्चा करा जाए। अब कोई घर में अपने बैठा बैठा डेली ये नहीं सोचेगा, "अरे यार, हमारी एक जमीन खाली पड़ी है, वहां पे शमशान घाट बना देते", नहीं ना। ये सब क्या है, ऐसी चीजें जो पूरी सोसाइटी के लिए सोसाइटी के काम आती है, तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि हम इन सब चीजों पे भी खर्चा करें। फिर वो मंदिर, मस्जिद, पार्क वगैरह हो गया, या और भी कोई चीज हुई, तो उन सब में हमारा क्या जाता है, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है बच्चों। फोर्थ आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब देखो, इसका मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारी कंट्री में ये होना चाहिए कि हमारी जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, नेशनल इनकम होती है, वो पैसा कंट्री में सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ज्यादा अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग ज्यादा अमीर है उन पर टैक्स ज्यादा लगाएंगे, और जो लोग गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें सब्सिडी के तौर पे वो पैसा प्रोवाइड करा देंगे, जिससे क्या होता है ना, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए। ठीक है, बुक में तो बोला जाता है ऐसा, रियलिटी में हो ना हो वो एक अलग बात है। ठीक है बच्चों। अब देखो, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ मतलब कि हमारी कंट्री में जो पिछड़े हुए इलाके हैं ना, वहां पे भी ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो। गवर्नमेंट अपने बजट में भी ये जरूर ध्यान रखती है।
तो बच्चों नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब गवर्नमेंट अपने बजट में ये भी इंश्योर करती है कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। इसके लिए एक एग्जांपल हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई थी, मतलब ये बहुत पहले आई थी, मनरेगा पॉलिसी। ठीक है, अब मनरेगा पॉलिसी में क्या होता था कि हाँ कंट्री में सब लोगों को ये अश्योरेंस दी गई कि हर पर्सन को 1 साल के अंदर मिनिमम से मिनिमम 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिलेगा मिलेगा यानी कि 100 दिन का काम उन्हें मिलेगा मिलेगा। ये थी एक मनरेगा पॉलिसी जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के ऊपर फोकस किया गया था। ठीक है बच्चों, एक लास्ट आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब होता है, देखो हमारी जो इकोनॉमी है वो हमेशा क्या होगा, कभी ग्रो कर रही है, कभी मंदी आ गई है एकदम से, ठीक है, या फिर वो डाउन जाने लगी। तो ऐसे क्या हो सकता है ना, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ सकती है अगर कंट्री बहुत ज्यादा ग्रो हो गई, क्योंकि देखो हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ग्रो हो गई ना तो वो एक टाइम के बाद डाउन होने लगेगी, और अगर कोई चीज बहुत ज्यादा डाउन होने लग गई तो उसे ग्रो होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या सोचते हैं कि कंट्री हमारी ऐसी हो, वो मीडियम चले, मतलब ना ज्यादा ग्रो हो, मतलब ग्रो तो हो बट ज्यादा फास्ट ग्रो ना हो और ना ही ज्यादा डाउन, चाहे वो मीडियम रहे। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा ग्रो हो गई तो फिर वो डाउन चली जाएगी, अगर डाउन चली गई बहुत ज्यादा तो उसे ग्रो होने में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमारी चीजें इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी होनी चाहिए, ना ज्यादा ग्रो ना ज्यादा डाउन, मीडियम चलने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये थे हमारे बजट का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके ऑब्जेक्टिव। अब आता है हमारा बजट रिसिप्ट क्या होती है। देखो हमारा जो गवर्नमेंट बजट है, अभी हमने इसमें देखा क्या क्या है, बजट की रिसिप्ट है और बजट का एक्सपेंडिचर है। मतलब गवर्नमेंट कितना रिसिप्ट सोच रही है, कितनी उन्हें रिसिप्ट आएगी और कितना वो एक्सपेंडिचर करने का प्लान कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही अब बात करते हैं सबसे पहले बजट रिसिप्ट की, फिर बात करेंगे बजट एक्सपेंडिचर की। अब याद रखना जो भी हमारे पास बजट में रिसिप्ट आती है ना, वो दो तरह की होगी, एक होगी रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होगी कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है ये देखते हैं। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होती है, डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो ऐसी रिसिप्ट होती है, यानी कि गवर्नमेंट के पास ऐसा पैसा आया जिसकी वजह से गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी जनरेट नहीं हुई, और डू नॉट कोज रिडक्शन इन एसेट, और ना ही गवर्नमेंट की कोई भी एसेट में कोई रिडक्शन हुआ। देखो अगर मेरे पास कहीं से पैसा आया तो दो तरीके होंगे, या तो मैंने कहीं से उधार लिया, या फिर क्या हुआ कि मैंने अपनी कोई एसेट बेच दी। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होगा कि आपके पास जो भी पैसा आया तो ना तो उससे लायबिलिटी जनरेट हुई और ना ही आपकी कोई भी एसेट में रिडक्शन हुआ, तो ये क्या होगी रेवेन्यू रिसिप्ट। वहीं इसका उल्टा, अगर आपके पास कहीं से पैसा आया और उसकी वजह से या तो आपकी लायबिलिटी जनरेट हुई या फिर एसेट कम हो गई, तो उसको बोला जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट पे भी आएंगे, पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। अब देखो जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है टैक्स रिसिप्ट और एक होती है नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट जो हम उसे जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है वो होती है टैक्स रिसिप्ट, और एक होती है नॉन टैक्स, जो गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है बट वो टैक्स नहीं है। ठीक है, अब देखो टैक्स होता क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो जनरल पब्लिक मतलब जो आम जनता है वो गवर्नमेंट को पे करती है, जितना भी उन्होंने इनकम अर्न करी है उसके बेसिस पे। ठीक है, अब ये एक ऐसी पेमेंट होती है जिसके रिटर्न में जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट से रिटर्न में कुछ उम्मीद नहीं कर सकती कि हमने आपको पैसे दिए आप हमें तुरंत के तुरंत कुछ सामान दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ, जनता जो है ये उम्मीद जरूर करेगी कि गवर्नमेंट वो पैसे को किसी कंट्री में अच्छे काम में लगाए जिससे आगे चल के पब्लिक का ही फायदा हो, वो एक अलग बात है। बट जब पब्लिक टैक्स पे कर रही है तो उस पॉइंट पे वो गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं करेगी कि रिटर्न में गवर्नमेंट से उसे कुछ मिलेगा। ये क्या होती है टैक्स रिसिप्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो टैक्स रिसिप्ट कैसी कैसी टाइप होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोग्रेसिव, रेग्रेसिव, वैल्यू एडेड और स्पेसिफिक टैक्स। देखो टैक्स ना बहुत अलग अलग तरीके का हो सकते हैं, यहाँ पे बस कुछ एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, वही हम देखेंगे। सबसे पहले होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब एक ऐसा टैक्स होता है जो इनकम के साथ बढ़ता रहता है। ठीक है, मतलब जिसकी इनकम जितनी ज्यादा उतना ही टैक्स बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जो जितना ज्यादा पैसा कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा, वो क्या होगा डायरेक्ट टैक्स। मतलब आपका जो टैक्स है वो आपकी इनकम पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा टैक्स जो आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता। अब अच्छा देखो डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल क्या होगा, इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम जितनी ज्यादा उतना हमारा टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता। इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल क्या रखना, जीएसटी। अगर आप किसी भी दुकान से सामान लेने जाते हो, अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करा है तो उस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी इनकम कितनी है। आप कितना भी पैसा कमाओ, आप कम पैसा कमाओ, बिल्कुल मत कमाओ, ज्यादा कमा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने गुड्स परचेज करे हैं तो आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है बच्चों, अच्छा जो ये डायरेक्ट टैक्स है ना, इसी को एक नाम से और बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब होता है जो इनकम के साथ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मतलब जिसकी इनकम जितनी ज्यादा बर्डन टैक्स का उस पर उतना ज्यादा। ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको एक नाम से और बोला जाता है रेग्रेसिव। रेग्रेसिव टैक्स मतलब होता है जिसका बर्डन
क्या कहते हैं, गरीब लोगों पे ज्यादा होता है, अमीर पे कम होता है, क्योंकि आप कितना पैसा कमाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने गुड्स परचेज करे, आपको पे करना पड़ेगा टैक्स, ठीक है बच्चों। फिर आता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब होता है जो वैल्यू एडिशन पे लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं मैंने कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा और मैंने आगे उसे 150 में बेच दिया, तो जो मैंने एक्स्ट्रा 50 रुपए में सामान बेचा है ना, जो मैंने एक्स्ट्रा 50 रुपए चार्ज करे हैं अपना अपनी तरफ से, जो वैल्यू एडिशन करा है, उस पर जो भी टैक्स लगेगा वो होगा वैल्यू एडेड टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा टैक्स जो किसी भी वैल्यू पे नहीं लगता, ये वेट, क्वांटिटी, इन सब चीजों पे लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक टैक्स मतलब ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बाहर से कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हो तो देखो होगा क्या, हो सकता है कि जो आपका गुड्स है वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हो बट उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जगह ज्यादा गिरते हैं, ठीक है, और स्पेस ज्यादा गिरता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ऐसे में क्या होता है, उनकी जो क्वांटिटी वेट के हिसाब से भी उन पर टैक्स लगाया जाता था। ये क्या होता था, स्पेसिफिक टैक्स। इतना क्लियर सब बच्चों को। ये थी हमारी टैक्स रिसिप्ट। मैं दोबारा बोल देता हूँ, टैक्स रिसिप्ट बहुत सारे तरह की हो सकती है, बट यहाँ पे आपके सिर्फ कुछ ही लिमिटेड एग्जांपल हैं, तो वही हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आती है नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास कहीं से पैसा आया बट वो टैक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, सबसे पहले कहता है फाइन। फाइन मतलब क्या होता है, अगर आपने कंट्री में कोई भी रूल तोड़ा तो गवर्नमेंट क्या करती है, आप पे फाइन लगा देती है, ठीक है। तो वहां से जो फाइन रिसीव हुआ, जो पैसा आया है फाइन का, वो गवर्नमेंट के लिए कोई टैक्स रिसिप्ट तो है नहीं, तो वो क्या हुआ, नॉन टैक्स रिसिप्ट। अब याद रखना, गवर्नमेंट जो भी फाइन लगाती है ना, वो पैसा कमाने के मोटिव से नहीं लगाती, वो इस मोटिव से लगाती है कि कंट्री में जितने भी लोग हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चले, ठीक है बच्चों। अब देखो, सेकंड आता है फीस। फीस मतलब होता है गवर्नमेंट की, अगर आप कोई भी सर्विस यूज करते हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ फी पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां पे क्या हो सकता है, आपको एग्जाम फी पे करनी पड़ सकती है, या फिर अगर आप गवर्नमेंट की और भी कोई सर्विस यूज करते हो तो उसके लिए आपको फी पे करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पैन कार्ड बनवाते हो या राशन कार्ड वगैरह बनवाते हो तो, या फिर क्या होता है वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनवाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपकी कुछ फीस चली जाती है, मतलब जो भी उनकी मिनिमम 150 रुपये जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो ले लेते हैं, ये क्योंकि फीस होती है, तो यहाँ से भी गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है, ठीक है। थर्ड आता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट मतलब होता है, काफी बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की किसी एक्टिविटी की वजह से लोगों को बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि एक कोई सोसाइटी है, अब सोसाइटी के बिल्कुल पास, मतलब ऐसा मान के चलो सोसाइटी के बिल्कुल सामने ही गवर्नमेंट ने मेट्रो स्टेशन बना दिया। अब जैसे ही मेट्रो स्टेशन बनता है ना, तो क्या होता है कि आसपास की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब देखो, काम तो गवर्नमेंट का, मेट्रो स्टेशन गवर्नमेंट ने बनाया, पैसा गवर्नमेंट ने लगाया, फायदा सोसाइटी वालों को हो गया क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई मेट्रो स्टेशन की वजह से, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे लोगों से थोड़ा बहुत पैसा चार्ज कर लेती है कि हमारी वजह से आपको फायदा हुआ, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी, तो उसका थोड़ा बेनिफिट हमें भी दो, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पेशल असेसमेंट। फोर्थ आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, यानी कि जो गवर्नमेंट के खुद के बिजनेस होते हैं वहां से जो भी पैसा आता है वो क्या होगा, उनका नॉन टैक्स रिसिप्ट। फिफ्थ आता है एस्चीट। एस्चीट मतलब होता है काफी बार ना हमारी कंट्री में ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई लीगल हायर नहीं होता, मतलब वो अपनी फैमिली में अकेले होते हैं बट प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जब ऐसे लोगों की डेथ होती है जिनके पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी है बट इनका कोई लीगल हायर नहीं है कि उनके जाने के बाद उस प्रॉपर्टी को कौन लेने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, उसको बोला जाता है एस जी, ठीक है। फिफ्थ आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ, सिक्स्थ आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ 2G और 3G स्पेक्ट्रम, ठीक है। मतलब देखो, जो भी आपके नेटवर्क होता है 2G 3G 4G 5G, ये सब क्या होता है ना, एक स्पेक्ट्रम होता है जिसके थ्रू नेटवर्क प्रोवाइड कराया जाता है। अब जो इसका भी ऑक्शन होता है ना, वो भी कौन कराता है, गवर्नमेंट कराती है। अब इनका जो भी ऑक्शन ऑक्शन होता है, तो जो कंट्री में जितनी भी नेटवर्क कंपनीज है वो उसमें पार्टिसिपेट करती है, जियो, वोडा या फिर एयरटेल वगैरह, तो वहां से भी क्या होती है, गवर्नमेंट को इनकम हो जाती है, वो भी क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट। लास्ट आता है ग्रांट एंड डोनेशन, यानी कि अगर गवर्नमेंट को कहीं से ग्रांट और डोनेशन मिल गया तो वो भी क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रिसिप्ट कहलाएगा। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब देखो, ये थी हमारी सब रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब आता है कैपिटल रिसिप्ट। क्या होती है, देखो कैपिटल रिसिप्ट मतलब होता है एक ऐसी रिसिप्ट, यानी कि गवर्नमेंट को ऐसा पैसा आया जो गवर्नमेंट के लिए क्या करे, लाइबिलिटी क्रिएट कर दे, या फिर क्या करे, रिडक्शन इन एसिड, या फिर गवर्नमेंट के लिए एसिड में रिडक्शन कर दे, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो, अब हमारे जो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस सबसे बड़ा इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट ही था, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट के टाइप्स क्या होंगे, सबसे पहले होगा रिकवरी ऑफ लोन, यानी कि देखो, हमेशा याद रखना, जहां भी यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करेगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेगा, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन मतलब क्या है कि काफी बार ऐसा होगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी और स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो वो बोरोइंग हुई, उधार हुआ, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो एसेट हुई ना। अब
जब वो पैसा रिकवर हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एसेट कम हो जाएगी। इतना क्लियर सब बच्चों को? ठीक है, तो वो भी क्या होगा, हमारी कैपिटल रिसिप्ट। दूसरा होगा बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी से उधार ले लिया या और भी किसी तरह की लायबिलिटी ले ली तो उससे क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। थर्ड क्या होगा, अदर कैपिटल रिसिप्ट, या और भी किसी तरह का अगर कैपिटल रिसिप्ट है जिससे लायबिलिटी और एसेट पे फर्क पड़ता है, वो भी क्या होगा, हमारा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा। अच्छा, इसका ना एक एग्जांपल क्या हो सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी एसेट को बेच दे रही है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट की एसेट कम हो जाएगी, तो वो भी क्या होगा, हमारा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये था हमारा बजट रिसिप्ट क्या होती है। ऐसे ही होता है बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट एक्सपेंडिचर में भी दो चीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो डू नॉट क्रिएट एनी एसेट, यानी कि गवर्नमेंट ने खर्चा करा और इससे कोई भी एसेट जनरेट नहीं हुई, या फिर डू नॉट कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट ने खर्चा करा और उसकी वजह से गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी भी कम नहीं हुई, तो ये क्या होगा, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, इसके एग्जांपल क्या होंगे, वेज बिल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने वेजेस की पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट पेमेंट कर दी, एक्सपेंस ऑन सब्सिडी यानी कि सब्सिडी दे दी, या डिफेंस परचेज। मतलब ये ऐसे एग्जांपल है जहां पे अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है तो ना तो इससे हमारी एसेट पे फर्क पड़ रहा, ना लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा, ना तो हमारी एसेट क्रिएट हो रही, ना हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा खर्चा करा जिसकी वजह से या तो एसेट क्रिएट होगी, मतलब मैंने किसी को पेमेंट करी, खर्चा करा और वहां से मुझे कोई एसेट रिसीव हो गई, ठीक है, या फिर मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हुई, यानी कि मैंने खर्चा करा और मेरी उधारी कम हो गई। तो अगर ऐसा खर्चा हो रहा है तो वो क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, अब इसके एग्जांपल क्या है, एक्सपेंस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि अगर हमने जमीन या बिल्डिंग खरीद ली तो हमारा क्या होगा, एसेट खड़ी हो गई, तो ये क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस ऑन मशीन एंड इक्विपमेंट, अगर हमने मशीन या इक्विपमेंट खरीद ली तो भी क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ शेयर, यानी कि गवर्नमेंट ने अगर शेयर परचेज कर लिए तो भी क्या होगा, हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉर्पोरेशन, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको, अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी लोन दे दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो एसेट हुई ना, तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतना क्लियर सब बच्चों को? अब देखो ये हमारा ना बजट रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का की डिटेल थी, बट अगर हम ओवरव्यू देखें ना पूरे बजट का ऊपर ऊपर से, तो आपको दो तरह के एक्सपेंडिचर दिखेंगे, एक होगा प्लान एक्सपेंडिचर और एक नॉन प्लान। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट सोच के चल रही है कि ये खर्चा तो हमें आने वाले एक साल के अंदर अंदर करना ही है। एक होगा नॉन प्लान। नॉन प्लान मतलब गवर्नमेंट को पता है काफी बार ऐसा हो सकता है कि कोई इमरजेंसी आ जाए जिसकी वजह से गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़े, ठीक है बच्चों, बट वो इमरजेंसी नहीं पता गवर्नमेंट को क्या आ सकती है, कितना खर्चा होगा, कब होगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट पैसा बचा के रखती है, उसको जाता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक होगा प्लान एक्सपेंडिचर और एक नॉन प्लान। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट को पता है हमने अगले साल एक साल के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट पे इतना खर्चा करना है, ये क्यों हुआ, प्लान की उन्होंने पहले से प्लान करके चला। नॉन प्लान क्या, गवर्नमेंट को पता है यार खर्चा हो सकता है बट किस पे होगा, कब होगा, कितना होगा, हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, तो ऐसे में हो सकता है ना कि गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, सब चीज को हैंडल करने के लिए। तो अब गवर्नमेंट को नहीं पता कब ये सब कंटीजेंसी हो सकती है, गवर्नमेंट को कितना खर्चा करना पड़ सकता है, गवर्नमेंट को कितना पैसा बचा के रखना है, नहीं बचा के रखना, तो ये क्या होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट अपने बजट में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के नाम का भी थोड़ा खर्चा बचा के रखती है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर टोटल बजट एक्सपेंडिचर निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आर ई मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी ई मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपको टोटल बजट एक्सपेंडिचर निकालना हो तो आप क्या करो, रेवेन्यू और कैपिटल को प्लस कर लो, या फिर जो प्लान और नॉन प्लान है उनको प्लस कर लो, तो भी आपका क्या होगा, बजट एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आई होप कि अब तक मैंने आपको जितने टॉपिक कराए वो आपको अच्छे से समझ तो आ गए होंगे। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये एक तो काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसे हम आज के लिए इतना ही रखेंगे और इसके जो बचे हुए टॉपिक है उन्हें नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करके चैप्टर को खत्म कर देंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द डाल दूं। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या कीजिए, ये जितने भी नोट्स है इनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, एक बार खुद से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, और आपको अगर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जो डिटेल एक्सप्लेनेशन के जो नोट्स होंगे ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके वहां से आप रीड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं मिलूंगा आपको सीधे अगली वीडियो में, तब तक के लिए bye।